नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने आज भारत की बात इस वैश्विक मंच पर रखी तो वैश्विक समस्याओं पर वैश्विक नेताओं के साथ मंथन भी किया। प्रधानमंत्री के दौरे में क्या रहा आज खास, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। होगी बात SIR को लेकर पश्चिम बंगाल में मचे सियासी घमासान की भी। बताएंगे आपको टीएमसी के विधायक के किस बयान पर फिर से मच गया है राजनीतिक बवाल। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 लीडर्स समिट में मादक पदार्थों, आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए G20 पहल का रखा प्रस्ताव। समिट के पहले दिन G20 जोहानिसबर्ग घोषणा पत्र को किया गया स्वीकार। कई वैश्विक नेताओं से भी की मुलाकात। SIR को लेकर घमासान जारी। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। कहा, घुसपैठियों के वापस जाने से ममता क्यों परेशान। अखिलेश यादव और कांग्रेस के विरोध को भाजपा ने बताया राजनीति से प्रेरित। बाबरी मस्जिद को लेकर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के विवादित बयान पर भाजपा आक्रामक। जानबूझकर भड़काऊ बयान देने के पीछे टीएमसी का राजनीतिक एजेंडा। कांग्रेस ने भी बयान को बताया शर्मनाक। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़। दिल्ली में पकड़ा गया पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों का जखीरा। 4 गिरफ्तार, विदेश में है गैंग का मास्टरमाइंड। एशेज में ऑस्ट्रेलिया का चमत्कार। 2 दिन में 8 विकेट से जीता टेस्ट मैच। ट्रेविस हेड ने खेली 123 रन की शतकीय पारी। सीरीज में मनाई 1-0 की बढ़त। G20 लीडर्स समिट के पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रगति और प्रकृति के बीच सामंजस्य के लिए भारत के सभ्यतागत ज्ञान पर आधारित एकात्म मानववाद के विचार को रेखांकित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान की गई पहल को G20 जोहानिसबर्ग में आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्किल्ड माइग्रेशन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में किए गए कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थाओं में ग्लोबल साउथ की बड़ी भागीदारी पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कुछ कार्य योजनाओं का प्रस्ताव रखा। इनमें G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार पहल शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में समृद्ध भारतीय परंपरा को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे हमें अपने सामूहिक ज्ञान को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाए जाने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक प्रगति के लिए अफ्रीका की प्रगति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा अफ्रीका के साथ एकजुटता से खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने G20 अफ्रीकी कौशल गुणक पहल का प्रस्ताव रखा। पीएम ने कहा कि हमारा सामूहिक लक्ष्य अगले दशक के भीतर अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करना होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रक्रिया दल के गठन का भी प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास G20 देशों के प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों की टीमें बनाना होना चाहिए, जो कि आपात स्थिति में तुरंत तैनाती के लिए तैयार रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मादक पदार्थों, आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए भी G20 पहल का भी प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य इस खतरनाक गठजोड़ को तोड़ना है। इससे पहले प्रधानमंत्री का सम्मेलन स्थल पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन नमस्ते करके किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में जुटे कई विश्व नेताओं से भी बातचीत की, मुलाकात की। प्रधानमंत्री की ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी मुलाकात हुई है। इस बार का G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास है। अफ्रीका में आयोजित होने वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन है।
2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना था। इस वर्ष के G20 का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता है। G20 लीडर्स समिट के पहले दिन जोहानिसबर्ग घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी पहल की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बैठक के बाद इसकी घोषणा हुई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह पहल उभरती प्रौद्योगिकियों में 3 महाद्वीपों और 3 महासागरों के लोकतांत्रिक साझेदारों के बीच सहयोग को गहरा करेगी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि यह पहल आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण, स्वच्छ ऊर्जा और एआई को व्यापक रूप से अपनाने में सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। तो एक नई पहल की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बेहद गर्मजोशी से मिले और बातचीत के कई हल्के फुल्के पल भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी भरे माहौल में आपसी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग के साथ बैठक की है और दोनों नेताओं ने अहम मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया। बैठक में आर्थिक और निवेश संबंधों को और आगे प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस से भी मुलाकात की। ये तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और यूएन के महासचिव नजर आ रहे हैं। दोनों ही नेता एक दूसरे के साथ बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो G20 की महत्वपूर्ण बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। आपसी संवाद भी हुआ। गर्मजोशी भरे लम्हे भी देखने को मिले, जहां पे तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है और इन बातचीत के माध्यम से न सिर्फ आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, बल्कि इस प्रकार के वैश्विक मंच पे वैश्विक चुनौतियों के समाधान को लेकर भी एक साझा पहल पर आगे बढ़ने का मौका होता है। तो ये अपने आप में तमाम तस्वीरें G20 शिखर सम्मेलन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महत्वपूर्ण सत्र में हिस्सा लिया, का तमाम पहल का जिक्र भी किया, साथ ही साथ तमाम वैश्विक नेताओं के साथ भी मुलाकात की है। कई देशों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के साथ प्रधानमंत्री की आज जो मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन G20 शिखर सम्मेलन को कवर करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में मौजूद हैं। उनका हम रुख करते हैं। अखिलेश जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर हम आज के दिन के लिहाज से बात करें, प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन में क्या महत्वपूर्ण बात नजर आती है जो आज की वैश्विक चुनौतियों को एक समाधान का रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, खासतौर से शांति स्थापना को लेकर और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने को लेकर? अखिलेश जी, देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों को प्रभावित कर रहा है, वह था आतंकवाद का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि आतंकवाद एक ऐसी खामी है जो दुनिया के सभी देशों को प्रभावित करती है, विकास को प्रभावित करती है। और नतीजा ये हुआ कि जो लीडर्स स्टेटमेंट आया है, लीडर्स स्टेटमेंट में आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों की गहरी निंदा की गई है। तो यह कह सकते हैं कि एक जो भारत अभी हाल में भारत ने देखा कि किस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था और उस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें कि एक दूसरे देश के नेपाल के भी एक सैलानी थे। तो इस तरीके से आतंकवाद अगर किसी भी देश में है तो वो एक वैश्विक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। और G20 जिसका कि एक लक्ष्य है कि सबको साथ लेकर चलना, विकास के रास्ते पर चलना ताकि कोई पीछे न छूट जाए, इसमें आतंकवाद एक बड़ी बाधा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो इंटरवेंशन था वो काफी महत्वपूर्ण था और जी, लीडर्स स्टेटमेंट झलका है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वास्थ्य के लिए एक वैश्विक प्रोटोकॉल बनाने की बात की। एक ऐसा एक कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात की है कि स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के सभी देश एक दूसरे के साथ
सहयोग करने को राजी हो, एक ऐसा एक तंत्र विकसित करें। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो स्वास्थ्य की समस्याओं से काफी पीड़ित है, और जी। खास करके स्वास्थ्य इतना महंगा होता जा रहा है और अनेक प्रकार की कह सकते हैं कई बार एपिडेमिक जैसी स्थिति बनती है, और उस एपिडेमिक स्थिति में जैसे कह सकते हैं कि कोई साथ देने वाला नहीं रहता है, तो इसलिए एक ग्लोबल अलायंस बनाने की बात कही उन्होंने स्वास्थ्य के मसले पे। और देखा था जिस तरह से कोविड-19 के समय एक स्वास्थ्य के ऊपर बड़ी चुनौती आई थी, और भारत ने एक ऐसा तंत्र विकसित किया जो कि कोविड वैक्सीन को लगाने के लिए जी अखिलेश जी। प्लेटफॉर्म भी बनाया, और उसके अलावा दुनिया के सभी देशों को कोविड जो वैक्सीन है उसका भी सप्लाई किया। जी। कुछ देशों को मुफ्त में, कुछ देशों को अनुदान के रूप में, और कुछ देशों को सप्लाई किया उनकी इच्छा जी। के मुताबिक। तो यह जो महत्वपूर्ण बात थी, और लगता है कि यह जो महत्वपूर्ण बात जी है वो अखिलेश सभी जी, देशों को भाइयों अगर हम जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो वो एक बड़ी क्या एक आम सहमति है G20 लीडर्स के बीच में, जिससे एक समाधान का या समस्याओं का एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई पड़ता है? हाँ, देखिए निश्चित तौर पे जोहान्सबर्ग में जो भी लीडर्स डिक्लेरेशन आया है, वो लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में जब भारत में हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, भारत के G20 शिखर सम्मेलन के जो मूलभूत तत्व थे, उन्हीं मूलभूत तत्वों को लेकर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में भी सारी बातें कही गई है। तो एक तरीके से कहें कि एक ग्लोबल साउथ की जीत के रूप में आप देख सकते हैं, और भारत के जो भी प्रस्ताव रखे, उस पूरी राइटिंग के प्रोसेस में भारत के प्रतिनिधि मौजूद थे, और मुझे लगता है कि इस मामले में भारत का जो रुख था, उस रुख से दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि ब्राजील और अन्य जो विकासशील देश है, वो सारे विकासशील देश सहमत थे, और विकसित देशों को भी उसमें साथ में आना पड़ा। और खास करके क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात अगर देखें तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग में भारत जो लगातार ये बात कह रहा था कि जी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग को का डेडलाइन कम किया जाना चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग को बढ़ाया जाना चाहिए, तो इस तरह की बात जो है लीडर्स डिक्लेरेशन में झलकी है। तो जी। जो अगर लपोलुआब कहे तो भारत ने जो प्रस्ताव दिया G20 शिखर सम्मेलन के जो लीडर्स स्टेटमेंट के लिए, वो सारे प्रस्ताव सभी देशों को स्वीकार हुए, और इसका कारण यही रहा कि भारत पिछले की लगातार 3 साल से ग्लोबल साउथ पर काम कर रहा है, और जी। जिस तरीके से 2020 के शिखर सम्मेलन के पहले ग्लोबल साउथ का शिखर सम्मेलन एक वर्चुअल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद G20 के बाद शिखर सम्मेलन किया था वर्चुअल। तो इस तरह से ग्लोबल साउथ की जो भावनाएं हैं वो जी परिलक्षित हो रही है आज के बिल्कुल, और एक तरीके से भारत ने इस पहल की एक शुरुआत की थी 2023 में। अखिलेश जी, एक और महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर एक नई पहल की शुरुआत हुई है। इस पहल में किस तरीके से ये तीनों देश मिलकर आगे बढ़ते नजर आएंगे, और ये खासतौर से एक सहयोग किस तरीके से रूप लेगा, जमीन पर उतरेगा? देखिए भारत के पास जो टैलेंट है वो दुनिया के बहुत सारे देशों के पास नहीं है, और इसलिए भारत के जो टैलेंटेड लोग हैं खास करके आईटी सेक्टर से, वो दुनिया के सभी देशों को लाभान्वित कर रहे हैं। और भारत के पास जो एक जरूरत है कि उसको एक पर्याप्त फिनांस की जरूरत है, एक ऐसे एटमॉस्फेयर की जरूरत है जिसमें कि उन टैलेंट को इंक्यूबेट करने का मौका मिले, उन टैलेंट को समर्थन मिले। तो ये जो बना है एक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एआई के क्षेत्र में, अब क्योंकि अब सॉफ्टवेयर से आगे बढ़ गया है, जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो आईटी सेक्टर वो एआई की तरफ प्रवेश कर रहा है, और ऐसे में यह जो अलायंस बनता हुआ दिख रहा है, उस अलायंस के माध्यम से मुझे लगता है कि हम उस गैप को फिल कर पाएंगे जो जी गैप अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पैदा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एक तरह से विकसित देशों में आते हैं, और भारत के साथ वो अलायंस करना चाहते हैं, अलायंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे एक भारत के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर जिसे कह सकते हैं कि वो है, जिसमें भारत का टैलेंट और उनकी वित्त पोषण जो है वो मिलकर एक नए तरीके की जो है टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने में मददगार साबित। बिल्कुल, और G20 ऐसे वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के एक लीडरशिप का भी एक पहलू दिखाई पड़ता है तब, जबकि खासतौर से ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को लेकर भारत लगातार पीएम मोदी के नेतृत्व में इस प्रकार के वैश्विक मंच पे अपनी बात रखता रहा है, जहां पे विश्व शांति विकास के साथ में मानव केंद्रित योजनाएं हमारी सोच हो, कम से कम उस दिशा में एक बार फिर से प्रधानमंत्री की पहल रही है। हाँ, देखिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किया था कि वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, तो
इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है कि दुनिया के सभी देश अगर यह महसूस करें कि हम एक परिवार के सदस्य हैं और हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य एक ही है, तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत ही जी। महत्वपूर्ण बात है और ह्यूमन सेंट्रिक बात है। क्योंकि देखिए, कोई भी शासन हो, कोई भी तकनीक हो, अंततः अगर मानवता की सेवा नहीं करता है, अगर आम जनता के उपयोग का नहीं है, तो उस तकनीक का कोई मतलब नहीं है, जी। उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब नहीं है। तो एक लॉपसाइडेड ग्रोथ दुनिया में जो पिछले कह सकते हैं एक शतक से दिख रहा है, उस लॉपसाइडेड ग्रोथ को फिर से पटरी पर लाने की, और खास जी। करके जब साउथ अफ्रीका में हो रहा है शिखर सम्मेलन, जहाँ की महात्मा गांधी ने जहाँ एक सत्याग्रह का एक प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने, और जी। उन्होंने कहा था कि जो प्रकृति के साथ मिलकर रहने का जो विकास की यात्रा है, वही मानव को एक ऐसे लक्ष्य पे पहुंचाएगी जहाँ जी। मानव के बीच में भेद नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे साउथ अफ्रीका की धरती से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो बातें कही है, और पहले भी लगातार वो जिस तरीके से ग्लोबल साउथ की आवाज, ग्लोबल साउथ का मतलब केवल क्षेत्र नहीं है, जी हाँ। ग्लोबल साउथ का मतलब जी। ऐसे लोगों की आवाज जो दुनिया में विकास की यात्रा से छूट गए हैं, जो नो वन लिव्स बिहाइंड, जो इसका एक प्रथम सत्र का एक थीम भी था। जी अखिलेश तो जी, उन लोगों को मुख्य धारा में, विकास की मुख्य बिल्कुल, और धारा शायद में वो उनको भारत भी के एक मूल मानवीय विचार में भी एकात्म मानववाद के साथ में ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच दिखाई पड़ती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारतीय विचार में समाहित है, उसी का संचार आगे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन जी, इन तमाम बातों पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पुलिस? मिस सीमा, जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार तुष्टीकरण की नीति पर काम करके वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ताज़ा मामला है TMC के एक विधायक द्वारा बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कहना, जिसके बाद बंगाल ही नहीं देश के तमाम राज्यों से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बीजेपी सहित NDA के नेताओं ने TMC और ममता दीदी को जमकर घेरा है और कहा है कि मुस्लिम परस्त नीति के चलते ममता दीदी किसी भी हद तक जा रही हैं।
घिरी तृणमूल कांग्रेस की सरकार एक बार फिर अपने नेताओं के बिगड़े बयानों के चलते कटघरे में है। हालिया मामले में टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान से राजनीति गर्मा गई है और पूरे मामले पर भाजपा आक्रामक है। भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर एक भी ईंट कहीं भी नहीं रखने दी जाएगी। और जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो घुसपैठियों के सब संरक्षक हैं और घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चल रहा है कि एक भी घुसपैठी भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। दूसरी बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं बनेगी, लेकिन ममता बनर्जी को लग रहा है चुनाव में ध्रुवीकरण करना है, चुनाव में विवाद पैदा करना है, हिंदू मुसलमान में दरार पैदा करना है। इसलिए जानबूझकर अपने विधायक हुमायूं कबीर के जरिए वो बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू करा रही हैं। यह केवल राजनीतिक इच्छा है उनकी कि वह केवल हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान उनकी एक छत के नीचे आ जाएं, मुसलमान आ जाए, मुसलमानों का अधिकार है किसको वोट दें, लेकिन बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनेगी। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के महासचिव सुरेंद्र गुप्ता ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे पूरी तरह तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। भारत के सभी मुसलमान भी इससे सहमत नहीं होंगे, पर कुछ ऐसे हैं कि जो अभी भी शायद बाबर को अपना पूर्वज मान करके चल रहे हैं। तो ऐसे लोग या राजनीतिक कारणों से मैं कहूँगा कि ऐसे लोग इस प्रकार की घोषणाएं करते रहते हैं। वहीं मामले को लेकर टीएमसी पर कांग्रेस भी हमलावर है। ऐसे बयानों को लेकर कांग्रेस भी तृणमूल कांग्रेस पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जो भी सांप्रदायिक बात करते हैं, चाहे वो इधर से करें चाहे वो उधर से करें, वो नफरत की बात हमेशा नुकसान देगी। और मुसलमान को समझना चाहिए कि नफरत का नुकसान सबसे ज़्यादा मुसलमान झेलता है। ये मुसलमान को समझ में आना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है इस तरह की बात करना। अभी वो एक दफ़ा हो गया ना, बाबरी समाप्त हो गया, अभी बार बार वो निकाल लेना और उसके बारे में बोलना मेरे ख्याल से गलत बात है। मस्जिद बनाना है, बदल नहीं है ना, बाबरी मस्जिद वहाँ का बाबर है क्या। वोट बैंक बचाने के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश के आरोपों के बीच टीएमसी नेता के विवादित बयान से बतौर मुखिया ममता बनर्जी के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात एसआईआर की। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसको लेकर सियासी विरोध तेज होता जा रहा है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी एसआईआर को रोकने की मांग कर रही है, तो बीजेपी ने इसे जारी रखने की बात कही है और टीएमसी पर घुसपैठियों के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है उसके बाद से हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जाते हुए देखे जा सकते हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर सीमावर्ती राज्यों में एसआईआर क्यों जरूरी है। इस बीच सपा और कांग्रेस जैसे दलों ने भी एसआईआर के खिलाफ फिर से सुर अलापने शुरू कर दिए हैं, लेकिन एनडीए के दलों ने विदेश विरोधी सोच को लेकर विपक्षी दलों को जमकर घेरा है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर लगातार सियासी बवाल जारी है। ममता बनर्जी के एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को पत्र के बाद शुभेंदु अधिकारी द्वारा लिखी चिट्ठी से सियासी घमासान जारी है। वहीं इस बीच चुनाव आयोग की टीम ने पश्चिम बंगाल के कई अधिकारियों के साथ बैठकें की, तो एसआईआर को लेकर जरूरी निर्देश भी जारी किए। इस बीच टीएमसी नेताओं ने फिर से चुनाव आयोग की टीम से मिलकर एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की मांग करने से राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और प्रोसीडियर्स इम्प्लीमेंट करने वाला जो है बीएलओज वो कर नहीं पा रहे हैं, उसको ट्रेन नहीं किया गया है। वेबसाइट में वहां पर बहुत सारे एरर्स है। भाजपा पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं, तब भारतीय खुश थे, लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी। अब जब चुनाव का समय है तो तुम जा रहे हो। खामखा में मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। एसआईआर जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए है, अकाउंटेबिलिटी के लिए है, शफाफियत के लिए है। ये बहुत अहम कदम है, मुस्बत कदम है। देश के जो नागरिक हैं, देश के रिसोर्सेज पे उन्हीं का हक है। जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको कोई राइट नहीं है वोटिंग का। अगर कहीं भी वो पाया गया तो उसका वोट कटेगा। भाजपा का आरोप है कि एसआईआर को लेकर बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं की अराजकता बढ़ चुकी है।
शुभेंदु अधिकारी द्वारा साझा वायरल वीडियो में टीएमसी पंचायत सदस्य भाजपा के बूथ लेवल इंचार्ज को धमकाते और भद्दी गालियां देते देखे जा सकते हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने गाली देते टीएमसी नेताओं का ऑडियो टेप जारी करते हुए बताया कि एसआईआर प्रोसेस पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश के कई दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन ऐसी अराजक स्थिति कहीं नहीं है। एसआईआर शुरू होने के साथ ही हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश छोड़कर भाग रहे हैं। घुसपैठियों के इस समूह को देखकर सहज ही ये समझा जा सकता है कि कैसे टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सत्ता में आने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध वोटर का इस्तेमाल करती रही हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है, उसके बाद से बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठियों की लंबी कतारें देखी जा रही है। ग्राउंड जीरो पर डीडी न्यूज संवाददाता ने इन अवैध घुसपैठियों से बात की तो इनका साफ कहना था कि एसआईआर की वजह से वापस जाने को मजबूर है। हम लोग जैसे आए वैसे जा रहे हैं। भारत में आए के चोराई भावे आइছিল। कौन लेके आया था? वो लेके आइছিল एक ठेकेदार आनছিল। पे आके मैं तमिलनाडु गया, पानी से तैर के आया था। तैर के आए थे? कितने बजे था? रात को? हाँ ऐसे। जो 10 साल 15 साल पहले आए हुए यहाँ वोटर बने हैं, कैसे भी वोटर बने, वो अगर यहाँ जैसे उनको राशन मिल रहा है तो आप लक्ष्मी भंडार बोल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है ना, ऐसे हर आदमी जो यहाँ आ रहा है हाकिमपुर में, ये सारे बंगाल का आदमी नहीं है, बंगाल का बाहर भी रहता है। जहां बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी विरोध कर रही है, तो यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ रैली करने की बात कर रही है, जिसे लेकर बीजेपी सहित एनडीए नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बिहार के चुनाव से पहले इन्होंने खूब कार्यक्रम किए, यात्राएं करी वोट चोरी को लेकर। जितनी बार ये चोरी करेंगे या जितनी बार ये इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे, उतना इनका सूफड़ा साफ होगा। 14 दिसंबर की जो मेरी जानकारी है, रैली में सिर्फ कांग्रेस पार्टी की रैली है, इंडी अलायंस उसमें हिस्सेदार भी नहीं, बाकी जो घटक दल हैं उसमें हिस्सेदारी भी नहीं कर रहे। एसआईआर को लेकर जिस तरह घुसपैठियों में खलबली मची हुई है, वहीं एसआईआर को विपक्षी खास तौर से टीएमसी सरकार का रवैया सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं असम में शनिवार से स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की प्रक्रिया शुरू की गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में नागरिकता से जुड़ी विशेष व्यवस्थाएं लागू हैं और नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जारी है। इसी कारण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बजाय स्पेशल रिवीजन एसआर ही किया जा रहा है। तो ये अपने आप में असम को लेकर एक तरीके से अपडेट कराने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि असम में अपडेटेड एनआरसी अब तक अधिसूचित नहीं हुआ है। स्पेशल रिवीजन के तहत बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ ने शनिवार से घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाताओं की फोटो में सुधार, मतदान केंद्रों का पुनर्गठन और उन्हें फिर से व्यवस्थित करना है। चुनाव आयोग ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को 27 दिसंबर 2025 को प्रकाशित करेगा। लोग अपने दावे और आपत्तियां 22 जनवरी 2026 तक दाखिल कर सकेंगे। सभी दावे और आपत्तियों के परीक्षण के बाद फाइनल वोटर रोल 10 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धि बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस निर्णय का स्वागत करती है, साथ ही असम में त्रुटि रहित और विदेशी मुक्त मतदाता सूची तैयार करना चाहती है। They could not do special intensive revision in Assam because NRC is not notified. Election Commission has decided that they will conduct SIR next year after we notify the National Register of Citizenship. However, every election it is very important to clean up the voter list prior to every election. So Election Commission has ordered a special summary revision for Assam. Government of Assam welcomes the initiative of Election Commission. We will offer all cooperation because we want to see a error-free and foreigner-free voter list in Assam. तो एसआईआर को लेकर बंगाल में किस प्रकार से सियासी बवाल मचा हुआ है, इस बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द वापस आते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस का आयोजन।
करेगी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन। संग्रहालय में दुर्लभ चित्र और दस्तावेज बताएंगे श्री गुरु जी की गाथा। लाइट एंड साउंड शो में उभरेगा उनका अदम्य साहस और बलिदान। टेंट सिटी और 24 घंटे लंगर का पूर्ण इंतजाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से मिलता धर्म और इंसानियत का पैगाम। आइए जुड़े उनके जीवन आदर्श के सम्मान में 23 से 25 नवंबर लाल किला मैदान में। आप सभी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने, गुरु साहब के चरणों में नमन करें और उनके अमर संदेश मानवता, त्याग और सद्भावना को अपने जीवन में अपनाएं। सार्यानु जी आयानु। और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे बंगाल में एसआईआर पे मचे बवाल को लेकर। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष एसआईआर पर बंगाल में सियासी बवाल, क्योंकि लगातार इसका विरोध ममता दीदी और उनकी टीएमसी पार्टी बंगाल में कर रही। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद, उनका परिचय आपसे कराते हैं। सौरभ सिकदर हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संजय चक्रवर्ती जी हैं, जो कि नेता हैं टीएमसी के, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। संजय चक्रवर्ती जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि हमने रिपोर्ट भी देखी और हमने दर्शकों को भी दिखाया कि लगातार बीते कई दिनों से बंगाल से अवैध घुसपैठियों के वापस जाने का सिलसिला चल रहा है। वो लोग खुद भी कबूल कर रहा है। अगर एसआईआर की इस प्रक्रिया से देश के नागरिकों को कोई नुकसान नहीं है, अवैध घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं, तो क्यों टीएमसी या ममता दीदी इसका एक तरीके से खुला विरोध कर रहा है? संजय जी। सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को। पहली बात तो ये है कि जो खुद ही से चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। अगर नाम होता तो नहीं जाते, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि एसआईआर तो बिहार में भी हुआ। बिहार में 68 लाख वोट काटे गए घुसपैठियों के नाम पे। कितने घुसपैठिए बाहर निकाले गए? अब हमको केवल इतना बता दीजिए कि कितने घुसपैठिए बाहर निकाले गए। एक भी घुसपैठिए का नाम बताइए कोई हो तो सर, आपके नॉलेज में, हमें तो नहीं पता। यही एसआईआर जो है दिल्ली में भी हुआ था, ये सर्कस किया गया था। दिल्ली में भी घुसपैठिए का जो है उस पर चुनाव जीता गया। कितने जो घुसपैठिए बाहर निकाले, जहां चुनाव खत्म, ये घुसपैठिया वाला जो मैटर है ये खत्म हो जाता है। सेम वही होगा बंगाल में भी। जैसे ही खत्म हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर ये घुसपैठिए कहीं और दूसरी जगह। आपका विरोध क्यों है सर इस बात को लेकर? नहीं, विरोध हमारा किसी तरह का किसी नहीं है। हमारा क्लीन, हमारे इसीलिए बीएलओ के साथ हमारे 5 बीएलए एक साथ चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। हम किसी तरह का विरोध की भाषा की बात ही नहीं कर रहे हैं जी। चीज जो हो वो सही होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों ने इस बार देखा, कहते अगर 2 वोटर, एक आदमी 2 जगह वोट डालता है तो उसके ऊपर एफआईआर होगी। तो सर वो सिन्हा साहब के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं है? वो दिल्ली में भी वोट डाल चुके थे अपनी बार, आप यहाँ पे जो है बिहार में भी वोट डाला। ऐसे जो है एक सांसद महोदया की पहले बाएं उंगली दिखाई। आप जो बात कह रहे हैं संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे समझना ही चाहता हूं कि बिहार का चुनाव हो गया, उसके बाद किसको कितना समर्थन मिला वो हमने नतीजों से देख लिया। बात बंगाल में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें टीएमसी के विरोध पे मैं पूछ रहा हूं, आखिर वजह क्या है? क्योंकि ये तो चुनाव आयोग के द्वारा की जाने वाला शुद्धिकरण है, मतलब वो एक प्रक्रिया है और संविधान सम्मत है। संविधान सम्मत है सर, मतलब संविधान में इस बात का प्रावधान चुनाव आयोग को दिया गया है और ये प्रक्रिया पहले भी हुई है। लेकिन विरोध टीएमसी क्यों कर रही है? जी, चुनाव आयोग वही काम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो जवाब क्यों नहीं देती? पत्रकारों का जवाब क्यों नहीं देती? जवाब देना चाहिए ना उनको। अगर पत्रकार कोई सवाल पूछ रहा है तो पत्रकारों को उसको जवाब देना चाहिए। जवाब नहीं देती, वो अपनी बात कह निकल जाते हैं। इसका मतलब कहीं कहीं गड़बड़ है। नहीं, मैं एक सेकंड मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ। 3 लाख जो है 0 वोटर वाले, वो लोग कहाँ है? वो जिनके जो है वोटर संख्या 0 था, कहाँ है वो लोग? सर, चुनाव आयोग के तरफ से जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था 0 नंबर क्यों दिया जाता है। वो प्रावधानिक चीजें है, उसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी, बहुत बहस हो चुकी। खैर मैं आता हूं आपके पास में, ठीक है, मैं आता हूं सर आपका। सौरभ सिकदर जी हमारे साथ में बीजेपी के। सौरभ जी, वो कह रहे हैं कि साहब एक तरीके से जिन जिन राज्यों में चुनाव होना होता है वहां पे एसआईआर करा के आप राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश करते हैं, ये लगातार टीएमसी कह रही है। सौरभ जी। देखिए, सबसे पहले तो एसआईआर जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वशासित और स्वाधीन संस्था है, तो वो जो कर रहे हैं ये राष्ट्रहित के लिए कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत का हर एक नागरिक को राष्ट्रहित का कोई भी काम पे शामिल होना चाहिए। अब रहा जहां टीएमसी के बाद, तो मुश्किल है
कि अभी टीएमसी के जो नेता बता रहे थे संजय जी कि ये जो लोग जा रहा है ये लोग कोई वोटर नहीं है। तो ये लोग अगर वोटर नहीं है तो दीदी को दर्द क्यों हो रहा है? जाने दे इसको, क्यों इसके लिए चिल्ला रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं एकदम स्पष्ट करके बोल रहा हूं, इसमें से जो जा रहा है इसमें से एक बड़ा संख्या जो है जिसने ऑलरेडी वोटर कार्ड बना चुका है। कैसे बनाते हैं ये लोग वोटर कार्ड? जैसे बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आते हैं तो जो स्थानीय पंचायत का सदस्य होता है या म्युनिसिपैलिटी का काउंसिलर होता है उससे एक संख्या पत्र लेता है जी, लेके पहले एक राशन कार्ड बनाता है, उसके आधार पर पैन कार्ड बनाता है और फिर वोटर कार्ड भी बन जाता है। और ये जो पानी का मिलावट होता है ना सारे वोट में, आप बंगाल के चुनाव में देखिएगा कि हमारे और टीएमसी के वोट का बहुत ज्यादा फासला तो था नहीं, 22 लाख का फासला था जी। तो यही 22 लाख, अब जैसे बिहार में आप ही लोग बोल रहे थे, जैसे हम भी जानते हैं कि 68 लाख नाम बात चला गया, तो बिहार में तो भारतीय जनता नहीं, पार्टी नहीं सौरभ जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिहार में घुसपैठियों की संख्या तो आपने बताई नहीं कि कितना था और क्या कितने लोग पकड़े गए, वो ये आरोप लगा रहे साहब जी। आपको ये घुसपैठियों पकड़ने का काम तो ये नहीं है। एसआईआर का काम क्या है? एसआईआर का काम है कि लास्ट 2002 का जो वोटर लिस्ट था उसको स्क्रूटनी करके और 25 में आके उसका रिवीजन करना। ये रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट हो रहा है अगर संक्षेप में बोले तो ये जो विदेशी चिन्हित करके उसको पुशबैक का काम के लिए तो दूसरा काम होगा, एनआरसी होगा उसके लिए। तो ये जो स्पेशल जो रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, इसी में से इतना डर हो रहा है। ठीक है, अनंत विजय जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए। अनंत जी, सवाल ये है कि जो तस्वीरें हैं सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल के तमाम उन चौकियों के पास जहां से बांग्लादेश का रास्ता जाता है, सैकड़ों हजारों की संख्या में रोज लोग वहां से जाते दिखाई पड़ रहा है। ये तो अपने आप में एक अलग प्रकार की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। एसआईआर शुरू हुआ, हजारों के लोग जाना शुरू हो गए, तो ये तो दिखाता ये बड़ा जरूरी था, लेकिन इसको लेकर सियासी विरोध बहुत हो रहा है। अनंत जी संभवतः आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए। सियासी विरोध तो आर्यन जी देखिए सियासी कारणों से हो रहा है जी। मुझे लगता है कि अगर हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें वोटर भी होंगे, और ये सघन पुनरीक्षण जिसको एसआईआर कह रहे हैं, इसमें आपको पिछले या आपके रिश्तेदार या आपके माता पिता या आपके पत्नी या पति के ईपिक नंबर की जानकारी देनी जरूरी है, वो जो फॉर्म है उसके हिसाब से। तो इनको लग रहा है कि चलो हम तो वोटर है लेकिन हम तो पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़ लिए गए तो जैसे संजय चक्रवर्ती जी अभी कह रहे हैं कि बिहार में 68 लाख लोगों के वोट काटे गए। संजय जी की जानकारी के लिए ये बता दूं कि उसमें सिर्फ 10 लोगों ने आपत्ति की थी जिनका निस्तारण चुनाव आयोग ने कर दिया था। और दूसरी बात, उनको ये भी पता होना चाहिए कि घुसपैठियों को बाहर करने का काम चुनाव आयोग का नहीं, ये काम गृह मंत्रालय का है, और चुनाव आयोग ने अपनी अनुशंसा गृह मंत्रालय को भेज दी है। गृह मंत्रालय उसको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट, डिलीट, डिटेन, ये 3 चीज अमित शाह जी ने कहा है वो करेंगे। रही बात इस बार के बौखलाने की, तो इसमें तो मुझे लगता है कि 2008 में, मुझे याद है आर्यन जी तब मैं पार्लियामेंट कवर करता था जी। 2008 में ममता बनर्जी ने कहा था कि ये डिजास्टर है बांग्लादेशी घुसपैठ, और इनको किसी घुसपैठी और इनको किसी भी तरह से बंगाल से बाहर करना चाहिए। और उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा था कि उन लोगों ने येन केन प्रकारेण अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लिया है। तो जो बात उस समय ममता बनर्जी करती थी वही अगर आप 2008 से 16 वर्षों बाद अगर चुनाव आयोग वो काम कर रहा है, तो मुझे तो लगता है ममता दीदी को इसका सहयोग करना चाहिए, और मतदाता शुद्धिकरण हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि भारत का नागरिक ही भारत के मुख्यमंत्री, विधायक या प्रधानमंत्री, सांसद का चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश का नागरिक ही अपने जो नेता है उसका चुनाव करेगा। संजय जी सवाल यही, बिल्कुल संजय जी सवाल यही आता है कि क्यों आखिर ममता दीदी अब बदल गई अपने उस तमाम स्टैंड से जब वो विपक्ष में थी, सरकार में नहीं थी, बंगाल में उस वक्त जो कहा करती थी। क्या ये सीधे तौर पे वोट बैंक की राजनीति का जो आप पे आरोप लगता है उसकी वजह से है, जो दरकता हुआ खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है? संजय जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा कि मैं अभी सुन रहा था आपके राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे, उस समय जो है ना सरकार हमारी थी केंद्र में, और न ही जो है उसमें बात की गई थी। और आज ही वे कह रहे हैं 11 साल
केंद्र में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, तो 11 साल से सरकार होने के बावजूद कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया, पहले तो ये बता दीजिए हमको। दूसरी बात ये है कि बाहर से लोग अंदर आते कैसे हैं, ये हमको बता दीजिए, किस तरीके से वो यहाँ पे एंट्री लेते हैं। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, बॉर्डर उनके हाथ में है, बॉर्डर की सुरक्षा क्यों नहीं होती, रोहिंग्या कहाँ से आते हैं, बांग्लादेशी कैसे आते हैं, क्यों उनको वापस नहीं भेजा जाता है। 2004 से लेकर 2014 तक कितने डिफ्यूज किए गए, 2014 से लेकर 2025 तक कितने डिफ्यूज किए गए, ये आपका कोई आंकड़ा है? है ही नहीं आंकड़ा। संजय जी आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, संजय जी आपने जो ये सवाल किया, क्योंकि ये देश की, संजय जी क्योंकि ये सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हाँ नहीं, मैं सिर्फ आप ही को सुन रहा हूँ सर, आप ही से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात करी है उसके लिए, क्योंकि देश की संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने ये तथ्य सार्वजनिक तौर पर कहा था कि पश्चिम बंगाल की ही सरकार के द्वारा जो चौकी बनाने के लिए जो जमीन दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा घुसपैठ वहां पे होती है। दूसरी चीज उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा 24 परगना जो जिला है पश्चिम बंगाल का, वहीं पे इस प्रकार के लोगों के आधार कार्ड या अन्य चीजें बन जाती, जिसकी वजह से वो लोग भारतीय नागरिक होने का काम कर लेते हैं और वो फायदा ले लेते हैं। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही है सर। संजय जी मैं भी ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। पहली बात तो सीमा कैसे क्रॉस करते हैं, 15 किलोमीटर रेंज तक जो है वहां बीएसएफ लगा हुआ है, और 15 किलोमीटर रेंज तक वो अंदर आते कैसे हैं, ये तो बीएसएफ की गलती है। बीएसएफ किसके अंडर में आता है, ये आता है गृह मंत्रालय के अंदर में, तो जो सोती रहती है क्या भैया, 24 परगना पहुंचने के लिए जो 15 किलोमीटर का जो बीएसएफ का रेंज है उसको क्रॉस करना पड़ता होगा, तो कैसे आती है। फिर मैं आपको एक चीज बताया, एसआईआर के बारे में अभी आप बात कर रहे थे, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि चुनाव आयोग ये सबको निर्देश देता है, हर पार्टी को एक निर्देश देता है कि आप जो है कोई भी पार्टी किसी भी मतदाता को पोलिंग बूथ तक नहीं ला सकती। आपने देखा होगा स्पेशल ट्रेन चली है हरियाणा से और बाकायदा बीजेपी के झंडा लेकर। सर आप बिहार से बाहर निकलिए सर, बिहार हो गया सर, बिहार हो गया, मैंडेट आ गया, बंगाल पे आइए सर। संजय जी बात बंगाल की, आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, आप वोट बैंक को लेकर, हाँ मैं वही कह रहा हूं सर, आपका बहुत बड़ा संगठन है सर टीएमसी का बंगाल में बहुत मजबूत कैडर है, संगठन है, और जो, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही है, एक बीएलओ पे आप कह रहे हैं 2 बीएलए लगा सकते हैं। जल्दी से सौरभ सिकदर जी वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग राजनीतिक लाभ लेते हैं लगातार, जल्दी से सौरभ जी। नहीं वो तो आप ही ने बता दिया, मैं जो बताने जा रहा था कि यहाँ फेंसिंग के लिए जब स्टेट गवर्नमेंट से जमीन मांगा जाता है तो 400 किलोमीटर फेंसिंग के लिए जमीन दिया नहीं गया है, और वहीं से सबसे ज्यादा घुसपैठ होता है। दूसरा जो 15 किलोमीटर संजय जी गिना रहे थे, तो इसको लेकर भी ममता बनर्जी ऑन रिकॉर्ड विरोध किया है कि बीएसएफ इतना अंदर आके क्यों कार्रवाई करेगा। अभी जो असुरक्षित जगह है जहाँ पे फेंसिंग नहीं हो पाया है, वहां से जब लोग घुस जाता है तो बीएसएफ का दायरा बढ़ाया जाए तो वो उसको चिन्हित करके फिर पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन बंगाल में ऐसे 10 घटना आपको मैं रेफरेंस दे सकता हूं जहां पे बीएसएफ के पास से बंगाल पुलिस आके छीन के लेके चला गया कि ये हमारा लोकल सिटीजन है बोल के। तो ममता बनर्जी खुद इस घुसपैठ को जो है मदद देता है। ठीक है, थोड़ा समय सीमित है सौरभ जी, बिल्कुल थोड़ा समय सीमित है। आनंद जी एक सवाल की, जब कभी भी इस प्रकार की प्रक्रिया जो जरूरी है एसआईआर को लेकर अगर आगे बढ़ती है तो विपक्षी दल सीधा विरोध करते हैं और साहब सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करते हैं। क्या इस प्रकार के राजनीतिक विरोध के चलते ऐसी प्रक्रिया क्या रोक दी जाए, क्या एक ऐसा मैंडेट या माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? आनंद जी ये विपक्षी दलों को बताना चाहिए कि वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या घुसपैठ के बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल इस सियासत की वजह क्लियर मतलब मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश है या मुसलमानों के वोट करने का प्रयास है। ये हम ठीक है आनंद जी, आपकी आवाज बहुत बेहतरीन से नहीं आ रही, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसका सार यही है कि देश हित में जो जरूरी है, संवैधानिक तरीके से जो किया जाना जरूरी है वो बहुत जरूरी होना भी चाहिए, क्योंकि देश के नागरिक ही देश के जो नेता हैं, जो तमाम लोग उनको चुनने का अधिकार रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें इस वक्त पे विस्तार से बात करने के लिए इस विषय पे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH जरा सी हंसी दुलार जरा सा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया।
से अनबन प्यार जरा सा the taste of India यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है taste of India 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी मोदी की गारंटी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। कल से ही देश में नई श्रम संहिता लागू हो चुकी है, जिसके तहत मोदी सरकार ने देश के श्रमिकों के लिए बड़े बदलावों को लागू किया है। अब हर श्रमिक को उसका सही हक मिल सके, इसको लेकर कानूनी प्रावधान किए गए हैं। तो दशकों पुराने कानूनों को बदलकर आज के समय की व्यवहारिक जरूरतों को ध्यान में रखकर इसमें जरूरी बदलाव भी किए गए हैं। 4 श्रम संहिता लागू होने के बाद देश भर से श्रमिकों और श्रम संगठनों की ओर से खुशी जाहिर की जा रही है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की 4 श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। इन संहिताओं के लागू होने से 29 पुराने श्रम कानूनों को सरल, आधुनिक और एकीकृत ढांचे में बदल दिया गया है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का हर तरफ स्वागत हो रहा है। शासन ने जो निर्णय लिया है, एक जैसा कीमत वेतन मिलना चाहिए, वो मिलने वाला है। जो भी उन्होंने निर्णय लिया हुआ है वो ऐतिहासिक निर्णय है। हम जो हमारे कामगार बांधव है, जो हमारे उनके जो परिवार है, उनको ESIC का लाभ मिलने वाला है। जो लेडीज है तो उनको भी जेंट्स जितनी ही सैलरी मिले, ये एक बहुत अच्छा प्रावधान किया है। आने वाले समय में अगर ये सही से सारे 4 लेबर कोड भारत में इम्प्लीमेंट होते हैं तो ये भारत के श्रम बाजार को और लचीला बनाएगा। योजना आया है हम लोग के लिए सही है, प्रधानमंत्री जो योजना लाए हैं हम लोग के लिए सही है और जो समय से आप पेमेंट भी मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि श्रमिक अधिकार का जो नया नियम लगाए उनके लिए। मोदी जी ने सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामय। तो वेतन के बारे में जो इन्होंने एक प्रयास किया है, अच्छा प्रयास है। वेतनमान इतना होना चाहिए कि आदमी का जीवन यापन अच्छे से हो सके, और दूसरा ये है कि वेतन जो है समय पे दिया जाए। ठीक है। तीसरा ऐसा पॉइंट है कि महिला है जो है वो नाइट शिफ्ट भी कर सकती है। सभी श्रमिकों को PF, ESIC, बीमा और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। न्यूनतम वेतन भी सुनिश्चित होगा। मोदी जी ने श्रमिकों के लिए जो कार्य किए हैं उनकी हम बहुत ही सराहना करते हैं। 100% जो जोखिम वाला काम करते हैं उसको सुरक्षा मिलेगी। कई श्रमिकों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। लेबर एक्ट इंश्योरेंस चालू किया, हम लोग धन्यवाद देता है लेबर प्रधानमंत्री को। नया जो श्रमिक कानून आज केंद्र सरकार लागू किया गया है,
ये निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रों को बराबर का मौका देने के लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जो नया योजना श्रमिक के लिए निकाला है 100% इंश्योरेंस के लिए, और जो हम लोगों के रिस्क के लिए है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जो गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लिया है, लेबर लॉज है एंड द रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने करे हैं स्पेशली गिग वर्कर्स के लिए। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग अपने आप को असुरक्षित सा महसूस करते थे, शायद उनके अंदर भी उनको जो इस कानून के तहत जो शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। भारत के 15 सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों के एक ज्वाइंट फोरम ने लेबर कोड्स के लागू होने का स्वागत किया है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों ने एक सामूहिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लेबर कोड को लैंडमार्क, प्रोग्रेसिव और लेबर फ्रेंडली बताया। देश में 4 श्रम संहिताओं के लागू करने से श्रम क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। ये सुधार भारत के मजदूरों को बेहतरीन वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आधुनिक कार्य परिस्थितियां देने की दिशा में परिवर्तनकारी साबित होंगे। कोड्स के तहत काम करने के हालात बेहतर हुए हैं। काम के घंटों पर हफ्ते में 48 घंटे की लिमिट, ओवर टाइम के लिए 2 गुनी सैलरी, मिनिमम वेज प्रोटेक्शन को बढ़ाया गया है, क्योंकि पहले सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट वाले सभी एम्प्लॉय ही कवर होते थे। नए लेबर कोड हड़ताल के अधिकार पर असर नहीं डालते हैं। ये कोड बातचीत से झगड़े सुलझाने को बढ़ावा देते हैं, जिससे काम में रुकावट, मैन डेज और प्रोडक्शन का नुकसान कम होता है। मजदूरों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। सभी कोर्ट में सजा के नियमों को आसान बनाया गया है। कलेक्टिव बार्गेनिंग को मजबूत करने के लिए कोड यूनियनों के खिलाफ सजा को अपराधी की श्रेणी से हटाया गया है और पहली बार एक नेगोशिएटिंग यूनियन नेगोशिएटिंग काउंसिल को मान्यता दी गई है। इससे मजदूरों की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत कर्मचारियों को एम्प्लॉयर खुद सीधे कुछ समय के लिए रेगुलर पोस्ट पर रखता है। ये कर्मचारी एक परमानेंट कर्मचारी के सभी फायदे के पात्र हैं, जिसमें 1 साल या उससे ज्यादा लगातार सर्विस पूरी करने पर प्रोफेशनल बेसिस पर ग्रेच्युटी भी शामिल है। इससे कॉन्ट्रैक्ट पर काम कम होगा। इंडस्ट्रियल रोजगार के तहत ले ऑफ, छंटनी और बंद करने की पहले से इजाजत वाले कामगारों की सीलिंग 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। ये नियम इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्ट पेरोल पर ज्यादा वर्क्स को लाकर रोजगार को फॉर्मलाइजेशन बढ़ाने के मकसद से बनाया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 महिला श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों को जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था सुरक्षा कवरेज जैसे सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करके सार्वभौमिक सुरक्षा की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC हर पल आपके साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और खबर खेल के मैदान से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में एशेज सीरीज की धमाकेदार शुरुआत हुई है। पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाजों के दबदबे वाले मुकाबले के दूसरे ही दिन 8 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे चक्र की अंक तालिका में अपना दबदबा बरकरार रखा है। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रशांति नीलमय में आयोजित श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि श्री सत्य साई बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य कर मानवता के सामने उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के प्रदूषण को काबू करने के लिए ऐतिहासिक पहल की शुरुआत करने जा रही है, जिसके अंतर्गत RWA, फॉरेस्ट गार्ड और मजदूरों को 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराएगी। सीएम ने लोगों से भी इस पहल का समर्थन करने और स्वच्छ वायु अभियान में सहयोग देने की अपील की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक बार फिर सख्ती शुरू हो गई है। राजधानी में इस समय ग्रैब 4 लागू है, जिसके तहत प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था भी लागू की गई है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो भारतीय युवाओं को साइबर फ्रॉड रैकेट में शामिल करने के लिए नौकरी का झांसा देकर म्यांमार भेज रहा था। दरअसल म्यांमार से डिपोर्ट हुए एक भारतीय नागरिक की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा संचालित हथियार तस्करी गैंग का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया है। इस गैंग से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 10 हथियार बरामद किए गए हैं, जो तुर्की और चाइना मेड हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इस वजह से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के परिजन चिंतित हैं। छात्रों के परिवार ने आज फैकल्टी से बात की, जिसके बाद फैकल्टी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।